लाडलो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी विज्ञप्ति भी आ चुकी है। जैसा कि आप देख रहे हैं जल्द ही आपका पेपर होने वाला है और इसी क्रम में हम लगातार आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं और कंटिन्यू रूप से एक एक मॉडल टेस्ट पेपर को हल करा रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण है साथियों, और निश्चित रूप से आर्मी का जो एक लेवल होता है उस स्टैंडर्ड मानक को पूरा करते हुए हम लोग पेपर सॉल्व और किस तरीके से क्वेश्चंस पुट आउट होते हैं जो निश्चित रूप से आपको एग्जाम को क्रैक करने में सहयोग प्रदान करेंगे। इसलिए डू कंटिन्यू लगे रहिए और मेहनत करते रहिए, क्योंकि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो साथियों, इसी के साथ आज का मॉडल पेपर नंबर 9 हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर भी। तो शुरुआत करते हैं आज के इस पेपर को हल करने की। नंबर 1 क्वेश्चन नंबर पहला आपके लिए रहा है, पिछोला झील भारत के किस शहर में स्थित है। साथियों, पिछोला झील इसका निर्माण 14वीं शताब्दी के अंत में, ठीक है, 14वीं शताब्दी के अंत में कहां करवाया था? अंत में राणा लाखा ने। किसने करवाया? राणा लाखा ने, ठीक है। एक बंजारा था, उनके द्वारा करवाया गया था, जिन्हें राणा लाखा के नाम से जाना जाता था। कहां पर करवाया था? उदयपुर के अंदर करवाया था, ठीक है। और उदयपुर को झीलों की नगरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? झीलों की नगरी कहते हैं। इसके साथ साथ साथियों, आपको यह भी पता होना चाहिए कि इस पिछोला झील के अंदर 2 महल बने हुए हैं। एक का नाम है जग मंदिर और दूसरे का नाम है जग निवास। तो यहां पर 2 महल है, जग मंदिर और जग निवास। तो पिछोला झील कहां पर है? तो पिछोला झील कहां पर है? उदयपुर के अंदर है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। इसके साथ साथ में आपको यह भी पता होना चाहिए कि इसका निर्माण किसने करवाया? एक बंजारे द्वारा करवाया। बाद में फिर इसका पुनर्निर्माण अगर बात करें, क्योंकि पुनर्निर्माण किसने करवाया था? तो पुनर्निर्माण उदय सिंह ने करवाया। किसने करवाया? उदय सिंह ने, राइट। तो ये आपका प्रश्न हो गया। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए स्क्रीन पर आ रहा है। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? आपको बताना है कि यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो साथियों, अगर इसकी बात करें तो विज्ञान के क्षेत्र में, आप सब जानते हैं यूनेस्को पुरस्कार देती है, कलिंग पुरस्कार, और विज्ञान के क्षेत्र में। और यूनेस्को का सबसे प्राचीन पुरस्कार है। कौन सा है? सबसे प्राचीन। और वो कौन सा है? कलिंग। और किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहां पर बिरजू महाराज का नाम किसके लिए जाना जाता है? साथियों, कथक नृत्य के नाम के लिए आप जानते होंगे पंडित ब्रजमोहन मिश्र का नाम तो सुना होगा आपने, ठीक है। उन्हीं बिरजू महाराज कहते हैं, पंडित ब्रजमोहन मिश्र, ठीक है। इन्हीं क्या कहा गया? बिरजू महाराज कहा गया। और किस से संबंधित है? ये कथक नृत्य से संबंधित है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आप देखिए, आसवान बांध किस नदी पर है? अरे आसवान बांध किस देश के अंदर है? तो मिस्र के अंदर है। और यहां पर देखिए किस नदी पर है? तो नील नदी पर। विश्व की, ध्यान रखें, विश्व की सबसे लंबी नदी है। कौन सी है? नील नदी है। लंबी नदी साथियों नील है। और बड़ी अगर पूछ ले कि सर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी होगी? अमेजन, राइट, अमेजन। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। दुनिया की सबसे चौड़ी नदी भी कौन सी है? अमेजन है, ठीक है। सर्वाधिक जलराशि वाली नदी भी कौन सी है? अमेजन है। एक पॉइंट आपको और नोट करना है जो बेहद महत्वपूर्ण है कि देखिए, नील नदी को इतिहास के पिता किसे कहते हैं? हेरोडोट्स को कहते हैं। इतिहास के पिता कौन है? हेरोडोट्स, राइट। तो हेरोडोट्स की अगर बात करें तो हेरोडोट्स में ये ध्यान रखिएगा कि इसने नील नदी का वरदान किसको कहा? मिस्र को कहा है, ठीक है। तो यहां पर ध्यान रखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। नील इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 नंबर, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के किस भाग में? देखिए, मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स आप सब जानते हैं कहां से कहां तक है? 12 से 35, आर्टिकल नंबर 12 to 35। भाग किसमें है? भाग 3 में। अनुच्छेद कहां से प्रारंभ है? 12 से और 35 तक पाए जाते हैं। इसके बाद दूसरा शब्द आता है नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, डायरेक्शन फॉर द स्टेट, ठीक है। बिकॉज ये जो है ये कंपलसरी नहीं है, वाद योग्य नहीं है। फंडामेंटल राइट्स वाद योग्य है, आप सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो। बाकी नीति निर्देशक तत्व तो सिर्फ फॉलो कर सकता है स्टेट, बट कंपलसरी नहीं है, ठीक है। फॉलो करे या नहीं करे। तो नीति निर्देशक तत्व तो आर्टिकल नंबर 36 से कहां तक होता है?
51 तक, और संविधान के भाग कितने में होते हैं? 4 में होते हैं। फिर एक शब्द और आता है मूल कर्तव्य, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज। सर ये कहां पर है? तो यहां पर ये 51 के में, कितने? 51 के, और संविधान का भाग कौन सा हो जाएगा? 4 के, ठीक है। तो इसका राइट आंसर यहां पर देखें क्या पूछा है, नीति निर्देशक तत्व, तो किसमें? भाग 4 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, बांग्लादेश कब आजाद हुआ? तो 1971 में क्या हुआ? बांग्लादेश आजाद हुआ। लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, आजाद होना अलग बात है, क्योंकि आजाद तो कब हो गया था? 16 दिसंबर 1971 को, ठीक है। लेकिन बांग्लादेश की अगर स्वतंत्रता की घोषणा की बात करें तो ये घोषणा कब की गई थी? तो ये घोषणा की गई थी 26 मार्च, ठीक है। यहां पर वजीर रहमान नाम आपने सुना होगा, शेख वजीर रहमान ने यहां पर 26 मार्च को बांग्लादेश के स्वतंत्र होने की क्या की थी? घोषणा की थी, ठीक है। लेकिन यहां पर देखिए बांग्लादेश आजाद कब हुआ? 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान से आजाद हुआ। आप सब जानते हैं इंदिरा गांधी की भूमिका, ठीक है। गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? तो गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश के क्या थे? संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो सेना दिवस आपको बताना है 15 जनवरी को, क्योंकि 30 जनवरी को कौन सा दिवस है? शहीद दिवस है, राइट। 15 जनवरी को कौन सा? तो यहां पर सेना दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अभी यहां पर आप देखिए 2024 में 15 जनवरी को जब शहीद दिवस मनाया गया, तो यह देश का कौन सा शहीद दिवस है? तो ये 76वां क्या हो जाएगा? शहीद दिवस हो जाएगा 2024 में जो अभी मनाया गया है, क्योंकि अभी एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट 9 नंबर, सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ है? तो सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ है? चेन्नई में, ठीक है। ये भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है, ठीक है। आपने नाम सुना होगा अरिगनर अन्ना, ठीक है, अरिगनर अन्ना, ठीक है, राइट। और ये आपका जूलॉजिकल पार्क है, ठीक है, जूलॉजिकल पार्क। और जूलॉजिकल पार्क कहां पर है ये? तो कांचीपुरम में, कांचीपुरम चेन्नई, राइट। ये लीजिए कांचीपुरम चेन्नई, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चेन्नई में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 आपके लिए स्क्रीन पर, दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान कौन है? आप सब जानते हैं भारत इस समय दुनिया का 24% दुग्ध उत्पादन करता है, पहला स्थान है भारत का है। और यहाँ की अगर बात करें तो दूसरी महत्वपूर्ण बात है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, आदि ग्रंथ पुस्तक किससे संबंधित है? सिख से। इनके 5वें गुरु थे अर्जुन देव, का नाम सुना होगा आपने, ठीक है। तो उनसे संबंधित है, सिख ग्रंथ से संबंधित है ये, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 12 यहां पर देखेंगे आपके लिए स्क्रीन पर, लोकसभा में सबसे अधिक सीटें किस राज्य में? तो सबसे अधिक सीटें कहां पर है? उत्तर प्रदेश में 80। कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश होकर जाता है, क्योंकि आप देखिए 80 लोकसभा की सीटें उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा यहीं पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 आपके लिए स्क्रीन पर, गोल गुम्बद बीजापुर कहां पर स्थित है? तो कर्नाटक में। गोल गुम्बद कहां पर है? कर्नाटक के अंदर है, ठीक है, बीजापुर। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, भारत में दशमलव प्रणाली कब प्रारंभ हुई, कब शुरू हुई? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखें तो यहां पर 1957 में भारत में क्या प्रारंभ हुई? दशमलव प्रणाली प्रारंभ हुई। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट 15 नंबर, 1 रुपए का नोट कौन जारी करता है? तो देखिए वित्त मंत्रालय। और 1 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर कौन करता है? वित्त सचिव करता है, फाइनेंस सेक्रेटरी 1 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर करता है। अन्य पर कौन करता है? तो अन्य पर तो आरबीआई का कौन? गवर्नर करता है। कौन करता है? गवर्नर, ठीक है। और 1 रुपए के नोट पर कौन हस्ताक्षर करता है? वित्त सचिव करता है, ठीक है। 1 रुपए को जारी भी कौन करता है? वित्त मंत्रालय। तो साथियों, आगे का कक्षा कार्यक्रम दूसरे सर लेकर आ रहे हैं, मैं आपसे लेता हूं विदा। जय हिंद, जय भारत। मैं लखन चौधरी एसके डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि अपना चल रहा है सर, पेपर सेट अब हम सॉल्व कर रहे हैं, और पेपर सेटों में मैंने आपको 8 सॉल्व करवा दिए हैं। अब जो अगला पेपर सेट है वो 9वां है, और आपको जो पेपर सेट सॉल्व करवाए जा रहे हैं उसका पूरा विश्लेषण किया जा रहा है। कृपया करके कमेंट करें अच्छे, और जहाँ पर भी समझ में नहीं आ रहा है वो पूछें आप, ठीक है जी। देखो अगला, देखो आप लोग अगला जो आ रहा है सर आपका, वो है पेपर सेट 9 में, और पहला सवाल कि प्रकाश का विद्युत प्रभाव की खोज किसने की थी? देखो ये इसके जो खोजकर्ता है ना, वो है सर आपके रूडोल्फ हर्ट्ज। रूडोल्फ हर्ट्ज नामक जो व्यक्ति है उसने किसकी खोज करी थी सर? प्रकाश के विद्युत प्रभाव की खोज करी थी। इसमें देखो एक और ये और आता है सर आपका आइंस्टीन, इसने की थी सर तरंग व्यवहार की।
तरंग व्यवहार के जो खोजकर्ता आते हैं, प्रकाश का जो तरंग व्यवहार है उसके जो खोजकर्ता आते हैं वो तो कौन है आपके सर, आइंस्टीन है। और यदि आपसे कहा जाए सर कि इसके विद्युत प्रभाव के खोजकर्ता कौन, तो कौन है भैया आपके, हर्ट्ज। हालांकि आइंस्टीन जो है ना वो इसमें सहायक था, क्या था, सहायक। तो इसका करेक्ट आंसर का क्या सर, रूल ऑफ हर्ट्ज। अगला देखो आप लोग, अगला था सर नगर पालिका में सड़कों की रोशनी का संयोजन करती है। देखो भैया जो आपकी विद्युत धारा होती है, विद्युत जो धारा है आपकी, इसको दो मतलब क्रमों में जोड़ा जाता है। एक तो जो क्रम आता है उसको अपन बोलते हैं समांतर क्रम, इसको समांतर क्रम कहा जाता है। और दूसरा जो आता है सर अपन उसको बोलते हैं श्रेणी क्रम। एक तो श्रेणी क्रम है और एक कौन सा क्रम है सर आपका, समांतर क्रम। देखो समांतर क्रम का मतलब क्या होता है, जहां पर सर आपका जो वोल्टेज होता है ना इसका मान घट बढ़ सकता है, घट भी सकता है और क्या हो सकता है सर, बढ़ सकता है। लेकिन जो एम्पियर का मान है ना वो कैसा रहेगा सर आपका, सॉरी वोल्टेज का मान तो समान रहेगा लेकिन एम्पियर का मान कैसा होता है सर, घट बढ़ सकता है। वो तो कौन सा होता है सर आपका, समांतर क्रम। और जहां पर सर आपका जो एम्पियर होता है उसका मान फिक्स होता है और वोल्टेज का मान घट बढ़ सकता है, वो कौन सा क्रम कहलाता है सर आपका, श्रेणी क्रम। आपको याद रखना है सर कि जो नगर पालिका होती है उस पर सड़कों की जो रोशनी होती है उसका जो संयोजन आता है वो किस क्रम में आता है सर आपके, समांतर क्रम में। तो देखो घरों के अंतर्गत जो आपकी लगा होता है ना, जितने भी उपकरण लगे होते हैं, जैसे कि पंखा है, कूलर है, फ्रिज है, ये सब कुछ जो लगा हुआ होता है ये किस क्रम में होता है सर आपके, समांतर क्रम में। अगला देखो आप लोग, भोजन में विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। देखो भैया आप लोग ध्यान रखना कि जो आपका विटामिन सी जो होता है, विटामिन जो सी है आपका, इसका जो रासायनिक नाम होता है इसको अपन बोलते हैं एस्कॉर्बिक अम्ल। इसको एस्कॉर्बिक अम्ल कहा जाता है। और जो भी पदार्थ खट्टे होते हैं उनमें विटामिन सी पाई जाती है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि सर विटामिन सी जो होता है इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो देखो इसकी कमी से क्या होता है सर, मसूड़ों से रक्तस्राव होता है, मसूड़ों से रक्तस्राव। और मसूड़ों से यदि रक्तस्राव हो रहा है तो रोग जो होता है सर आपका वो कौन सा रोग होता है आपका, स्कर्वी होता है। कौन सा होता है, स्कर्वी। तो ध्यान रखना आप लोग, कई बार ना आपको ये लिखा हुआ मिलेगा सर मसूड़ों से रक्तस्राव किस विटामिन की कमी से होता है, तो किस विटामिन की कमी से होता है सर, विटामिन सी की कमी से। और इसको बोलते क्या है सर अपन लोग, स्कर्वी बोलते हैं। देखो रिकेट्स जो होता है ना ये भी सर विटामिन डी की कमी से होता है। जो विटामिन डी होता है उसकी कमी से कौन सा होता है, रिकेट्स होता है। बेरी बेरी जो होता है सर ये विटामिन बी की कमी से होता है। अगला जाता है रतौंधी, रतौंधी किस कमी से होता है सर, विटामिन ए की कमी से होता है। तो रतौंधी विटामिन ए, बेरी बेरी विटामिन बी, और सर रिकेट्स कौन था, विटामिन डी, और स्कर्वी किस कमी से, विटामिन सी। अगला देखो आप लोग, अगला जो आता है सर, गाड़ियों में पीछे की वस्तु को देखने के लिए कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है। देखो आप लोग ध्यान रखना कि सर अपन जब दर्पण पढ़ते हैं तो मिरर जो होता है आपका सर, मिरर जो है इसको दो भागों में बांटा गया है। एक तो सर आपका मिरर जो आता है अपन उसको बोलते हैं गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण आता है पहला। और दूसरा जो दर्पण आता है सर उसको अपन बोलते हैं समांतर दर्पण, समांतर दर्पण। देखो आप लोग, जो गोलीय दर्पण होता है इसके दो भाग होते हैं। एक तो होता है सर आपका उत्तल दर्पण होता है फर्स्ट नंबर पे, और दूसरा जो आता है सर आपका वो आता है आपका अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। एक तो उत्तल दर्पण होता है, कौन सा होता है, अवतल दर्पण होता है। देखो गाड़ियों में जो पीछे की वस्तु होती है, पीछे की वस्तु को देखने के लिए जो दर्पण अपन काम में लेते हैं वो दर्पण होता है सर आपका उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण होता है, उत्तल दर्पण। क्यों, क्योंकि सर इसमें प्रतिबिंब जो होते हैं ना सर वो सीधे बनते हैं, सीधे बनते हैं और वस्तु के आकार से छोटे प्राप्त होते हैं। तो वस्तु के आकार से छोटे प्राप्त होंगे, आकार से छोटे। और आपको याद रखना है सर कैसे बनेंगे सर, ये सीधे बनेंगे। देखा होगा आपने, जो स्कूटी होती है आपकी, स्कूटी में छोटा सा दर्पण लगा होता है और उसमें पीछे से आने वाला ट्रक सारा दिख जाता है। तो मतलब क्या है कि प्रतिबिंब सीधा दिख रहा है और सर कैसे दिख रहा है, वस्तु का आकार से छोटा प्राप्त होता है। अगला जो आता है आपका अवतल दर्पण जो होता है, इसमें क्या होता है सर, अवतल दर्पण के अंतर्गत अपन इसका प्रयोग करते हैं हजामत दर्पणों में, डॉक्टर टॉर्च में, किसान की टॉर्च में, सीमा पर लगी सर्च लाइट में, इन सब के अंदर जो दर्पण का प्रयोग होता है कौन सा होता है सर आपका, अवतल दर्पण होता है। लेकिन गाड़ियों में जो होता है सर आपका वो कौन सा होता है आपका, उत्तल दर्पण होता है। अगला उत्तल लेंस की शक्ति होती है। देखो भैया जो आपका उत्तल लेंस होता है, अपन यदि उत्तल लेंस की बात करें तो उत्तल लेंस जो होता है सर आपका इस प्रकार से, ये वाला लेंस, ऐसा लेंस जो किनारों से पतला तथा बीच में से कैसा होता है सर, मोटा होता है, वो कौन सा लेंस कहलाता है सर आपका, उत्तल लेंस कहलाता है। और जो उत्तल लेंस होता है आपका, ये जो होता है सर आपका, इसकी जो क्षमता होती है कैसी होती है, धनात्मक होती है। कैसी होती है, धनात्मक। और ध्यान रखना आप लोग, नजदीक देखने के लिए, नजदीक देखने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है वो कौन सा होता है सर आपका, उत्तल लेंस होता है। तो उत्तल लेंस जो शक्ति होती है कौन सी होती है सर आपकी, धनात्मक होती है। अगला, सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों को कौन सा मंडल रोकता है। देखो भैया जो सूर्य होता है आपका, अपन जैसे पढ़ते हैं ना, जहां अपन रहते हैं उसको अपन बोलते हैं भूपर्पट या धरातल, इसको धरातल कहा जाता है। धरातल से ऊपर जो मंडल होता है सर उसको अपन उसको बोलते हैं क्षोभमंडल, इसको क्षोभमंडल कहते हैं। उससे ऊपर जो होता है सर उसको अपन बोलते हैं समताप मंडल, समताप मंडल। और उसके ऊपर जो होता है सर अपन उसको बोलते हैं आयन मंडल,
आयनोमंडल। देखो आपको ध्यान रखना है सर कि जो आपका समताप मंडल होता है ना, इसके अंतर्गत 90% आपकी क्या पाई जाती है सर, ओजोन परत पाई जाती है, जिसको मान बोलते हैं ना ओजोन मंडल। तो जो ओजोन मंडल होता है ना, वो सर आपके किस में पाया जाता है भैया, आपके समताप मंडल में। जैसे मान चलो ये समताप मंडल है आपका इस प्रकार से, तो समताप मंडल जो निचली वाली लेयर है, ये वाली लेयर, इसको अपन क्या बोलते हैं सर, ओजोन मंडल कहा जाता है। तो सूर्य से आने वाली जो हानिकारक किरणें होती हैं उनको जो रोकने का काम करता है, कौन सा मंडल करता है, आपका ओजोन मंडल करता है। तो अगर ये कहे सर आपसे कि बारिश होना, आपसे कहे सर कि ओलावृष्टि होना, ओलावृष्टि बोल दे आपसे, या फिर आपसे लिख कर दे दे सर कि बताइए सर आपके बादल बनना, ये सारी क्रियाएं जो होती हैं आपकी सर, वो सारी क्रियाएं कहां पर होती हैं भैया, आपके क्षोभ मंडल में होती हैं। अगला सुनो आप लोग, अगला जो आता है सर आपका भूमध्य रेखा पर नवन कोण का मान कितना होता है। देखो भैया आप लोग ध्यान रखना, जो आपकी पृथ्वी होती है, पृथ्वी को जो इक्वेटर कहा जाता है, मिड वाला जो पार्ट होता है, इसको अपन बोलते हैं 0 डिग्री रेखा, और इसको अपन क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा ऐसी रेखा जो सर आपके पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। यहां पर जो आपके नमन कोण का मान होता है सर, वो कितने डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है भैया, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है सर, आपका 90 डिग्री। अगला, मानव शरीर में पाए जाने वाले अमीनो अम्लों की संख्या कितनी होती है। देखो अपन बात करते हैं सर प्रोटीन की, तो देखो प्रोटीन जो होता है ना, प्रोटीन जो होता है इसके अंदर सर 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। ऐसे एक तो होते हैं सर आवेशक, एक तो आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं फर्स्ट नंबर पे, तो अमीनो अम्ल, और इनकी संख्या जो होती है सर वो कितनी होती है, आपकी 10 होती है। और सर एक होता है सर अनावश्यक, अनावश्यक जो अमीनो अम्ल होते हैं इनकी जो संख्या होती है, अनावश्यक अमीनो अम्ल की संख्या इनकी भी कितनी होती है सर, 10, और 10 + 10 कितने हो गए सर आपके 20, कितने हो गए भैया 20। तो जो आपका मानव शरीर होता है, मानव शरीर में जो अमीनो अम्ल पाए जाते हैं उनकी संख्या कितनी होती है भैया, 20 होती है। अगला, कौन सी बीमारी हवा के प्रदूषण के कारण होती है। देखो इसमें लिखा हुआ पहला ल्यूकेमिया। देखो ल्यूकेमिया जो होता है ना, इसको अपन बोलते हैं ब्लड कैंसर, इसको ब्लड कैंसर कहा जाता है। और ब्लड कैंसर जो होती है सर कभी भी हवा के प्रदूषण से नहीं हो सकती। अगला, अस्थमा जो होता है सर, इसको अपन बोलते हैं दमा, इसको दमा कहा जाता है। अगला आता है सर, इसमें लिखा हुआ रहीयूमेरिज्म, कुछ अजीब सा ही नाम है, अटपटा नाम, ये भी अटपटा नाम है आपका। देखो ये मानव संबंधित नहीं है। तो देखो जो हवा में जैसे अपन पढ़ते हैं ना कि सर्दियों के टाइम में क्या होता है, किसी को छींक आना, खांसी उठना, ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं, तो वहां पे क्या होता है, वहां पर जो मेन रीजन होता है वो ये होता है सर कि वहां पे जो आपके परागन होते हैं, पेड़ पौधों में परागन होते हैं, उनके कारण सर खांसी उठती है या फिर छींक आना। तो जैसे छींक आ रही तो हवा में क्या हो रही है सर, प्रदूषण हो रहा है। जैसे सुबह सुबह जब व्यक्ति खड़ा होता है तो उस टाइम पे झाड़ू लगती है जमीन में, तो झाड़ू लगने पर क्या होता है, व्यक्ति यदि वहां खड़ा होता है उसका दम घुटता है या फिर छींक आती है। तो छींक आने का कारण क्या है सर, धूल के कण, क्या है, धूल के कण। या दम घुटने का कारण क्या है, धूल के कण। तो यदि व्यक्ति का दम घुटता है तो वहां पर जो रोग होता है कौन सा होता है, दमा, और दमा को अपन क्या बोलते हैं, अस्थमा। इसका जो मेन कारण होता है सर वो होता है आपका कवक, और कवक जो होता है इसको अपन बोलते हैं फफूंद, इसको फफूंद भी कहा जाता है, और एक नाम और आता है इसको अपन बोलते हैं फंगस। तो यदि डायरेक्ट आता है सर दमा या अस्थमा किसके कारण होता है, कवक के कारण, फफूंद कारण किसके कारण सर, फंगस के कारण। लेकिन यदि ऐसे भी आता है कि हवा में प्रदूषण के कारण कौन सा रोग होता है, तो कौन सा रोग होता है भैया, आपका अस्थमा होता है। अगला सवाल, नाइट्रोजन सीधी क्रिया किसके साथ नहीं करता है। देखो भैया नाइट्रोजन जो होता है ना, जो नाइट्रोजन है आपका, नाइट्रोजन की हमारे वायुमंडल में जो मात्रा है सर वो है आपके 78%, और 78% जो मात्रा है ये सर्वाधिक है। तो यदि आपसे कहा जाए सर बताइए हमारे वायुमंडल में सर्वाधिक गैस कौन सी पाई जाती है, तो कौन सी पाई जाती है, नाइट्रोजन पाई जाती है। और यदि आपसे कहा जाए सर कि नाइट्रोजन क्रिया किसके साथ नहीं करता है, तो नाइट्रोजन जो होता है सर ये आपके कैल्शियम के साथ क्रिया नहीं करता है, तो ये इसके साथ क्रिया नहीं करेगा। अगला, 1 वाट घंटा बराबर होता है। देखो भैया आपको ध्यान रखना है सर कि यहाँ पर लिखा हुआ है 60 वाट के बराबर, 3600 वाट के बराबर, 360 के बराबर। देखो वाट लिखा हुआ है पीछे, तो वाट तो नहीं हो सकता। 1 वाट घंटा, फिर एक ही वाट के अंतर्गत वो क्या पूछ रहा है आपसे सर, वो बार बार आपसे पूछ रहा है 1 वाट घंटा बराबर होता है। तो देखो ये भी वाट है और ये भी क्या है सर, वाट। तो यहाँ पर वो बात कैसे कर रहा है सर, वो लिख रहा है यहाँ पर जूल, ये भी जूल होता है, ये भी जूल होता है, और ये भी जो होता है सर ये भी क्या होता है, जूल होता है। तो 1 वाट जो होता है ना वो सर आपके 3600 जूल के क्या होता है, बराबर होता है। अगला ध्यान रखना आप लोग, जो आपका 1 किलो वाट होता है, 1 किलो वाट जो होता है सर आपका, वो सर आपके 1000 वाट के बराबर होता है। 1000 वाट के क्या होगा सर, बराबर होगा। अगला आपको ध्यान रखना है सर कि आपका जो होता है ना, एक जो आपका HP होता है, HP को अपन क्या बोलते हैं सर, हॉर्स पावर, इसको हॉर्स पावर कहा जाता है। ये सर 746 वाट के बराबर होता है। तो ये 746 वाट के बराबर है, और 1 किलो वाट जो होता है सर वो 1000 वाट के बराबर होता है। अब यहाँ पर जो 1 वाट प्रति घंटा बोल रहा है ना, वो जूल के बराबर पूछ रहा है आपसे, तो 3600 जूल के क्या होता है सर, बराबर होता है। ये वाट काट देना यहाँ से। अगला,
क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र क्या होता है? देखो भैया, जो अपन पढ़ते हैं ना क्लोरोफॉर्म, जो क्लोरोफॉर्म होता है आपका, क्लोरोफॉर्म को माना जाता है निश्चेतक। निश्चेतक का अर्थ क्या होता है सर? इसका अर्थ ये होता है कि ऐसे पदार्थ जिनको सर सूंघने से व्यक्ति बेहोश होता है। क्या होता है? बेहोश। ऐसे पदार्थों को अपन क्या बोलते हैं सर? निश्चेतक कहा जाता है। तो जो क्लोरोफॉर्म होता है ना सर, इसका जो रासायनिक सूत्र होता है सर, वो होता है CH4Cl, ये वाला फर्स्ट नंबर वाला जो होता है, ये क्या होता है सर? आपका क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है। जिस कई बार आपने देखा होगा ना, किडनैपिंग होती है तो किसी के मुंह पर रुमाल लगा दिया और व्यक्ति बेहोश होकर उसको उठा लेंगे, तो वह क्लोरोफॉर्म ही होता है। क्या होता है? क्लोरोफॉर्म। अगला, पोटेशियम तत्व का प्रतीक होता है। देखो भैया, जो पोटेशियम तत्व होता है ना, पोटेशियम जो तत्व है उसका जो प्रतीक चिन्ह होता है वो के होता है। क्या होता है? के। देखो जो पी होता है ना, पी, ये तो होता है फास्फोरस का। किसका होता है? फास्फोरस का। सर के जो होता है सर, ये किसका होता है? आपके पोटेशियम का होता है। और सर जो आपका PF होता है, ये किसी का नहीं होता। F जो होता है ना सर, ये किसका होता है? आपका फ्लोरीन का होता है। किसका होता है? फ्लोरीन का। तो याद रखना आप लोग, पोटेशियम तत्व जो होता है किसका प्रतीक चिन्ह होता है सर? आपके पोटेशियम का। अगला, घेंगा रोग किसकी कमी के कारण होता है? देखो भैया, जो आपका घेंगा होता है ना, घेंगा का जो दूसरा नाम होता है इसको अपन बोलते हैं गाइटर। तीसरा जो नाम होता है सर, इसको अपन बोलते हैं गलगंड। इसको गलगंड भी कहा जाता है। आपको ध्यान रखना है सर कि घेंगा जो होता है ये थायरोक्सिन हार्मोन, जो थायरोक्सिन हार्मोन होता है, थायरोक्सिन हार्मोन की किससे होता है सर? कमी से होता है। और थायरोक्सिन हार्मोन बनता किसके द्वारा है सर? आयोडीन के द्वारा। तो ये आयोडीन के द्वारा बनता है। तो तत्व यदि पूछे सर किस तत्व की कमी से होता है, तो तत्व तो कौन सा? आपका आयोडीन है। और यदि आपसे कहा जाए सर हार्मोन कौन सा, तो कौन सा हार्मोन होता है सर? आपका थायरोक्सिन। तो यहाँ पर वो तत्व पूछ रहा है, तो क्या आएगा सर? इसमें आयोडीन आएगा। क्या आएगा भैया? आयोडीन। और ध्यान रखना, जो आपका थायरोक्सिन हार्मोन होता है ना, ये किस ग्रंथि द्वारा बनता है? थायराइड द्वारा बनता है। किसके द्वारा बनता है? थायराइड द्वारा। देखो अगला, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? कल पढ़ाया था मैंने आपको, कल लास्ट वाले पेपर में सॉल्व कराया था इसको मैंने। तो देखो ये पूछ रहा है सर आपसे, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। तो देखो जो ग्रंथि होती है, ग्रंथि बारे में यदि आपसे बात करें तो आप यहाँ पर मैं आपको 5 सवाल लिखा रहा हूं डायरेक्ट। देखो, यदि ये कहा जाए सर कि सबसे बड़ी ग्रंथि, तो सबसे जो बड़ी ग्रंथि आती है उसका जो नाम आता है सर, अपन उसको बोलते हैं यकृत। क्या बोलते हैं? यकृत। और यकृत को कहा जाता है लीवर। क्या कहते हैं? लीवर। यदि आपसे कहा जाए सर कि सबसे छोटी ग्रंथि, तो सबसे जो छोटी ग्रंथि आती है उसका जो नाम आता है सर, अपन उसको बोलते हैं श्वेत ग्रंथि। और श्वेत ग्रंथि जो होती है सर, इसको अपन बोलते हैं पसीने वाली, जो पसीना बनाती है। अब देखो यहाँ पर डायरेक्ट लिखा हो सबसे बड़ी, सबसे छोटी। लेकिन अगर आपसे ऐसे कहा जाए सर बताइए सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, तो सबसे बड़ी जो अंतःस्रावी ग्रंथि आती है उसका जो नाम आता है भैया, अपन उसको बोलते हैं थायराइड। कौन सी आती है? थायराइड। और अगला अगर आपसे कहा जाए सर बताइए सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि, तो सबसे छोटी जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है आपकी, अंतःस्रावी ग्रंथि जो होती है अपन उसको बोलते हैं पीयूष। और पीयूष जो होता है ना, इसको अपन बोलते हैं पिट्यूटरी। इसको पिट्यूटरी भी कहा जाता है। और इसको अपन क्या बोलते हैं सर? इसको अपन बोलते हैं मास्टर ग्रंथि। इसको मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। तो ये याद रखना आप लोग सर कि जो आपकी सबसे छोटी होती है अंतःस्रावी ग्रंथि, वो पीयूष होती है, पिट्यूटरी होती है, इसको मास्टर भी कहते हैं। सबसे बड़ी जो अंतःस्रावी होती है कौन सी होती है सर? आपकी थायराइड होती है। और यदि आपसे कहा जाए, देखो यहाँ पर तो लिखा हो मास्टर, और मास्टर जो होती है वो तो कौन सी होती है सर? आपकी पीयूष होती है। लेकिन यदि आपसे कहा जाए सर कि हेडमास्टर ग्रंथि, हेडमास्टर ग्रंथि, और शरीर की जो हेडमास्टर ग्रंथि होती है उसका जो नाम आता है सर, अपन उसको क्या बोलते हैं सर? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस जो होता है सर आपका, वो तो कौन सा होता है सर? आपका हेडमास्टर ग्रंथि होती है। और सर मास्टर कौन सी होती है सर? आपकी पीयूष होती है। अंतःस्रावी बड़ी जो होती है वो कौन सी होती है? थायराइड होती है। सबसे बड़ी जो होती है यकृत। लेकिन यहाँ पर कुछ लिखा नहीं आएगा, डायरेक्ट आएगा। ठीक है जी। और सर इसका करेक्ट आंसर कौन सा आएगा सर? आपका यकृत आएगा। देखो अग्नाशय जो होती है सर, वो मिश्रित होती है। कल पढ़ाया था मैंने आपको। जठर एक रस होता है। और थायराइड जो होता है सर, ये सबसे बड़ी क्या होती है? आपकी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। ये अभी यहीं पे लिखा हुआ है। ठीक है जी। तो ये आपका कौन सा पेपर सेट है सर? 9वां पेपर सेट है। देखो अभी चल रहे हैं पेपर सेट, आप सॉल्व करो। एसके डिफेंस एकेडमी की जो हमारी किताब है उसको लेके जाओ और उसको आप पढ़ो और पेपर सेट सॉल्व करो। मेरी गारंटी आपका एक सवाल बाहर नहीं जाएगा। और ये आपको याद रखना है कि अगर अपन ये वाला पेपर सेट इससे सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत सारा फायदा होगा। तो आप डिफेंस एकेडमी में आए, वहाँ पर हमारा जो यूट्यूब चैनल है उस पर हमारे एड्रेस वगैरह सब कुछ दे रखा है। तो आप आएँ और फिर उसके बाद किताब लेने के बाद इसको सॉल्व करें बैठे बैठे। तो जो आपका पेपर, जो आर्मी का पेपर होगा, तो आपका एक ही सवाल बाहर नहीं जाएगा। वो कहते हैं ना कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती। ठीक है जी। बढ़िया बढ़िया कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू, धन्यवाद। मेरे लाडलो नमस्कार। अपना पेपर सैट
आर्मी के पेपर सेट 50 पेपरों के मॉडल पेपर करवाए जा रहे हैं, जिसमें पेपर मॉडल नंबर 9 और मैथ का पहला प्रश्न है लाड लो आपका कोसेक 30 डिग्री। तो कोसेक 30 डिग्री का मान रहेगा आपका 2। इसमें हर पेपर में आपको ये जो त्रिकोणमिति होती है सारणी याद कर लेना, हर पेपर में आपको मान पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 32 नंबर, 7 मीटर लंबाई दे रखी 7 मीटर दे रखी चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल होता है आपका लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई आपकी 7 और चौड़ाई है 6, 7 छिंगी 42 मीटर स्क्वायर हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा? 42 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल में आपका हमेशा स्क्वायर आए, क्योंकि वो भुजा 2 बार गुणा होती है, तो कोई भी चीज़ 2 बार गुणा होती है तो स्क्वायर लग जाता है उसको। अगला प्रश्न है 60 डिग्री के संपूरक व कोटिपूरक कोणों का अंतर। तो 2 संपूरक कोणों का योग तो होता है 180 डिग्री और कोटिपूरक कोणों का योग होता है 90 डिग्री। तो 60 डिग्री, 180 में से 60 घटाएंगे, यहाँ 90 में से 60 घटाएंगे, यहाँ आ गया अपना 120, यहाँ आ गया अपना 30। तो इधर दोनों का अंतर आएगा कितना लाड लो? 90 डिग्री। तो 60 डिग्री संपूरक और कोटिपूरक कोणों का अंतर आएगा कितना? 90 डिग्री। ये आपका आंसर आ गया। अगला प्रश्न है एक त्रिभुज का एक कोण हो गया अपना 82 डिग्री का, और अन्य 2 कोण, जो 2 कोण है त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, अन्य 2 कोणों का अनुपात दिया हुआ है 2:5। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है कितना? 180 डिग्री। अब 180 डिग्री तो दिया हुआ है, लेकिन एक का मान दिया हुआ है 82 डिग्री। इसमें से 82 माइनस कर देंगे, अपना बचेगा कितना? 98 डिग्री। 98 डिग्री शेष बच गया कितना? 98 डिग्री 2:5 में। तो 2:5 कितना होगा? योग 7 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 98 7 की वैल्यू है, 1 की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 98 में 7 का भाग दे देंगे तो ये आ जाएगी 14। 1 की वैल्यू आ जाएगी 14। तो इसमें पूछा सबसे छोटा कोण, तो सबसे छोटा कोण आपका यही रहेगा 2 की। तो 2 की वैल्यू कितनी आ गई? 28। तो सबसे छोटा कोण कितना आ गया? 28 डिग्री। सबसे छोटा कोण आ जाएगा 28 डिग्री का। अगला क्वेश्चन, एक 100 मीटर लंबी ट्रेन 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक व्यक्ति कितने समय में पार करेगी? यदि कोई ट्रेन व्यक्ति, सिग्नल का जो पोल होता है, या फिर किसी भी अन्य कोई चीज़ ऐसी जिसकी लंबाई ना दी गई हो, उसको पार करती है, तो लंबाई के रूप में केवल ट्रेन की दूरी काम आती है। और इस समय का सूत्र होता है अपना दूरी बटा चाल। दूरी दी गई है आपको 100 मीटर, चाल दी गई है आपको 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो लाड लो यहाँ पे दूरी आपकी मीटर में है, तो इसके साथ चाल हमेशा मीटर प्रति सेकंड आएगी। क्या आएगी? मीटर प्रति सेकंड। तो 20 किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से गुना 18 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। देखो 20 से कट गया, ये 5 बार 5 से 5 खत्म। ये आ गया आपका 18 सेकंड। कितना आ गया? 18 सेकंड का समय आएगा। जब 100 मीटर की कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करेगी तो 18 सेकंड का समय लेगी। अगला प्रश्न है ए बी का अनुपात दिया हुआ है और बी सी का अनुपात दिया गया है। यहाँ पे देखो ए बी और सी 3 है। ए बी की जगह ए बी लिख दो और बी सी की जगह बी सी लिख दो। कितना लिख दो? बी सी। ए बी का 2:3 है और बी सी का है 4:5। तो इसको देखो करने का तरीका। अब ये यहाँ पे आपको जगह खाली दी गई है। क्या है? खाली। तो 3 है, 3 के सामने 3 लिख दो। यहाँ भी खाली है तो 4 के सामने 4 लिख दिया। ऊपर से नीचे इनको क्या करते हैं? गुणा। 3 पंजू 15, ये 3 चौका 12, ये 4 दूनी 8। ये आपका ए बी सी का अनुपात आ गया। अब इसमें पूछा गया आपसे ए और सी, तो ए अनुपात सी, देखो ए 8 है और सी कितना है? 15। अगर ये कट नहीं रहा तो ये आपका अनुपात आएगा। ए सी का कितना आ गया? 8:15। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, कोई धनराशि 3% साधन ब्याज की दर से 3 वर्ष में 5450 रुपये हो जाती है। मूलधन ज्ञात करना है। क्या करना है? मूलधन निकालना है। इसमें कोई धनराशि, इसमें आपको मूलधन मानना पड़ेगा। मूलधन मान लिया x रुपये। क्या मान लिया? x रुपये। दर आपको दी गई है 3%। समय दिया गया है 3 वर्ष। क्या दिया गया है? 3 वर्ष। और ये जो आपकी हो रही ये है आपका मिश्र धन। क्या है आपका? मिश्र धन। मिश्र धन है आपका 5450 रुपये। यहाँ पे x रुपया मान लो या फिर 100 रुपये मान के भी कर सकते हो इसको। 100 रुपये मान के करेंगे तो देखो इसका मिश्र धन कितना निकलेगा? 100 रुपये मान के जब कर रहे हो तो समय और दर को गुणा कर दो आपस में। क्या कर दो? समय और दर को। 9 3 9। ये जो 9 आया ये आपका आया क्या? इंटरेस्ट। क्या आया आपका? इंटरेस्ट।
तो इसमें इस आधार पे मिश्र धन क्या बनेगा आपको, 100 तो आपका मूलधन माना है प्लस 9 रुपये इंटरेस्ट आया है, तो कितना आ जाएगा 109 रुपये। और प्रश्न में दिया गया है कितना 5450, तो 109 की वैल्यू 109% लगा दो इसको, 109 की वैल्यू कितनी आएगी 5450। एक की वैल्यू आ जाएगी कितना 5450 बटा 109। आपको मूलधन निकालना है तो 100%, 100 की वैल्यू देखो 5450 भाग 109 का देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, कितना से करेंगे 100 से। 109 से 9 पंजो 45, 5 0 50 आ गया। यह आ गया 50 को 100 से गुणा करेंगे तो 5000, कितना आ गया मूलधन लाड़ दो अपना 5000। एक्स मान के करोगे तो एक्स मान के फिर आपका ब्याज आएगा, ब्याज में फिर इससे ये मिश्र धन से ब्याज घटाओगे जब मूलधन आएगा, बराबर रखना पड़ेगा इसको। तो ऐसा है, आप 100 मान के कर लिया करो, दर को समय को गुणा कर दिया करो, सीधा निकल के आएगा क्या ब्याज, ब्याज 100 में जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा वो मिश्र धन। अगला प्रश्न है, यदि 15 व्यक्ति किसी खाई को खोदने में 10 दिन का समय लेते, कितने दिन का 10 दिन का समय लेते, बताओ कितने दिन इसी खाई को 10 व्यक्ति खोदेंगे, तो आपको कुल समय आएगा कितना 15 को 10 से गुणा करेंगे, कुल काम आ जाएगा, सॉरी कुल काम आ जाएगा 15 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये 15 आपका व्यक्ति है और 10 दिन का समय ले रहे हैं किसी खाई को खोदने में। ये कह रहा है इसी खाई को 10 व्यक्ति कितने दिन, तो डायरेक्ट आपको क्या करना भाग दे देना, कितना आ जाएगा 15, कितना दिन आ जाएगा 15 व्यक्ति आएगा, सॉरी यहाँ पे क्या पूछ रहा है 15 व्यक्ति खोदेंगे 10 दिन में, कितने दिन में 15। अगला प्रश्न है, ये देखो आपको सरलीकरण का प्रश्न है, यहाँ पे x बटा 1 है प्लस x बटा 2 है प्लस x बटा 4 है। एलसीएम ले लो इनका, 4 आएगा, 1 का भाग 4 बार आएगा, ये तो 4x हो गया, 2 का भाग 2 बार जाएगा, ये 2x हो गया, ये भाग 1 बार जाएगा, ये 1x रहेगा। 4 2 6 और 1 7x बटा 4, अब ये कटेगी नहीं किसी से, तो आपका देखो 7x बटा 4, ये बी ऑप्शन है आपका। प्लस है तो जोड़ दो, माइनस है तो घटा दो। एक विद्यालय में 72% लड़की है, कितनी है, लड़कियों की संख्या दे रखी है 72% और यहाँ दे रखी है लड़कों की संख्या, तो 72 लड़कियां हो गई, ये कितनी बची आपकी 28% बॉयज, क्या है बॉयज। तो 28% की वैल्यू, 28% की वैल्यू आपको दी गई है 980, 1% की वैल्यू 980 बटा 28। तो आपको पूछ कर रहा है, देखो यहाँ पे पूछ रहा है लड़कियों की संख्या, तो किसका निकालना आपको 72% की वैल्यू, ये 72% की वैल्यू निकालनी है आपको। 980 भाग देना है आपको 28 को, मल्टीप्लाई करना है 72 से। यदि कुल छात्र पूछता तो यहाँ पे 100% की वैल्यू निकालते। इसमें देखो, इसमें जब इसको डिवाइड करेंगे ये आएगा आपका कट पिट के 4 से डिवाइड कर दो, देखो इसको 7 से डिवाइड कर दिए 4 आ गया, 7 से 7 एकम 7, 7 चौका 28 0, फिर देखो 4 से 18 बार, 140 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका 2520। तो भाई लड़कियों की संख्या कितनी है आपके पास 2520, यहाँ पे लड़कियों को ही पूछा। यदि कुल स्टूडेंट पूछता तो यहाँ पे अपन को 100% निकालना होता, कितना निकालना होता 100% निकालना होता। अगला प्रश्न है, एक वस्तु का लागत मूल्य बोलते हैं अपन क्रय मूल्य को ही, क्या बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, सीपी को ही लागत मूल्य बोलते हैं। किसको बोलते हैं सीपी, उसके विक्रय मूल्य का 40% है। देखो लागत मूल्य और विक्रय मूल्य, यहाँ पे विक्रय मूल्य आपने 100 मान लिया तो लागत मूल्य इसका 40% है, तो कितना हो जाएगा 40। अब देखो कितने % लाभ हुआ इसमें, तो 140 रुपये की वस्तु 100 रुपये में बिक रही, तो लाभ निकाल दो पहले। लाभ होता है आपका विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, कितने रुपए का हो रहा है लाड़ लो, यहाँ पे लाभ 60 रुपये का। अब लाभ परसेंट देखो, लाड़ लो लाभ परसेंट का सूत्र होता है आपका लाभ बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य आपका कितना है 40, लागत मूल्य को ही क्रय मूल्य बोलते हैं, मल्टीप्लाई 100, 0 से 0 काट दो, 4 से कटेगी 25, 25 छक्की 150, तो यहाँ पे लाभ परसेंट आपका आगे कितना निकल के 150% का लाभ हो रहा है। अगला प्रश्न, प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का योग, प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का योग, यहाँ पे योग पूछे तो आपको अभाज्य संख्या होती है, देखो पहली अभाज्य संख्या 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 11 प्लस 13, तो इन सब का योग आएगा आपका यहाँ पे 5 5 10 17 और 11 28 और 13 41, तो लाडला आपका योग आ गया कितना 41। इसमें देखो मिसप्रिंट है ये सारे, तो आपका योग कितना आएगा 41।
अगला प्रश्न है प्रथम 12 सम संख्याओं का योग क्या होगा। अब देखो सम की बात करें, सम संख्याओं का योग तो n कोष्टक n प्लस 1, और विषम की बात करें यदि यहाँ पे तो आपका क्या करना है n स्क्वायर, कितने नंबर है इतने, यहाँ पे कितने नंबर है सम 12, तो ये सम की बात कर रहा है n कोष्टक n प्लस 1, तो 12 गुणा 13, 12 गुणा 13 करोगे तो कितना आएगा 156। तो प्रथम 12 सम संख्याओं का योग आपका आएगा कितना निकल के 156। अगला प्रश्न है 18 तथा 8 का मध्यानुपाती, तो मध्यानुपाती 18 अनुपात x समानुपात x अनुपात 8, कितना 8, ये आपके आंतरिक पद हो गए, ये बाह्य पद, ये x स्क्वायर, इधर आपका 18 8 144, तो x का मान आ जाएगा यहाँ पे आपका कितना 12, तो इसका मध्यानुपाती कितना आएगा 18 का 8 का कितना 12। अगला प्रश्न 20 किलोग्राम, 20 किलोग्राम है, 80 किलोग्राम का कितना परसेंट है। देखो आपस में तुलना हो रही है, जब तुलना हो रही है तो आपको ये देखना ये का कहाँ लगा हुआ है, जिस भी संख्या के साथ का लगा हो वो संख्या कहाँ आएगी हमेशा बटा में, तो यहाँ पे 80 बटा में आ जाएगा, मल्टीप्लाई कितना करना है 100, 20 से कट गया ये 4 बार, 4 से कट गया ये 25%, ठीक है। तो लाड़ दो इसका ये कितना 18, ये जो 20 किलोग्राम है 80 किलोग्राम का कितना परसेंट है 25%। अगला प्रश्न है 125, ये रीजनिंग का पार्ट आ गया आपका 46 नंबर प्रश्न से, 125 है, 64 है, 27 है, 8 है, देखो सभी घन संख्या हैं, तो 8 से जस्ट छोटी घन संख्या कौन सी आएगी 1, ये जो 1 का घन होती है, कितने का 2 का है, 3 का है, 4 का है, ये कितने का 5 का। अगला प्रश्न है ये भी श्रृंखला का दिया गया, तो इसमें श्रृंखला का प्रश्न दिया हुआ है, इसमें देखो मिसप्रिंट है, क्या है मिसप्रिंट है इसमें, इस प्रश्न में जो मिसप्रिंट है यहाँ पे तो आपको कितना 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 8, और यहाँ पे कितना करना है 7। देखो 18 से 14, 14 से कितना 12, अब यहाँ देखो 9 8 और 7, 12 के बाद 1 कम करेंगे, यहाँ पे 2 कम हो गया -2, 18 -4 सॉरी ये -2, तो अब -1 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा 11। अगली संख्या 7 से 1 कम करेंगे कितना आ जाएगा 6, तो ये आपका आंसर आ गया 11 और 6, इनमें मिसप्रिंट है। अगला प्रश्न यू वी और डब्ल्यू का भाई है, जो यू है वी और डब्ल्यू का भाई है, देखो यू वी और डब्ल्यू का क्या है भाई है, तो ये प्लस हो जाएगा, भाई है जो मेल होता है, मेल पे आप प्लस का चिन्ह दर्शा करो। आगे दे रखा है और एक्स डब्ल्यू की माँ है, एक्स है जो ये एक्स डब्ल्यू की माँ है, एक्स फीमेल के मायने दर्शा दिया करो, वाई यू का पिता है, वाई है जो यू का पिता है, ये प्लस दर्शा दे करो मेल पे, वाई यू के पिता है, तो वाई के पिता एक्स के क्या लगेंगे, जो वाई के पिता है, जो वाई के पिता, ये वाई का पिता मान ले यहाँ पे आप, वाई का पिता है ये एक्स का क्या लगेगा, किसका एक्स का, तो एक्स का क्या होगा भाई ये ससुर, पति का पिता क्या होता है ससुर, तो क्या लगेगा इसका ससुर लगेगा। अगला प्रश्न है यदि किसी कोड भाषा में CALCU कोलकाता को DZMBVSUZ, देखो C से क्या हो रहा है D, क्या हो रहा है 1 प्लस, और A से क्या हो रहा है Z, फिर L से M, एक बार प्लस हो रहा है एक बार माइनस हो रहा है, तो M का 1 प्लस कर दो क्या आएगा N, A से 1 माइनस कर दो क्या आएगा Z, D से 1 प्लस कर दो क्या आएगा E, R से 1 माइनस करो क्या आएगा क्यों, ए से 1 प्लस करो क्या आएगा बी, एस से 1 माइनस करो आर, तो ये एन जेड ई क्यू बी आर, एन जेड ई क्यू बी आर, ये आपका आंसर, एक बार प्लस कर रहा है एक बार माइनस करना। अगला प्रश्न है प्रवीण उत्तर दिशा की ओर चल रहा है, कहाँ चल रहा है प्रवीण, ये प्रवीण है उत्तर दिशा की ओर चल रहा है, प्रवीण नहीं परिणीता है, परिणीता उत्तर दिशा की ओर चल रही है, वह बाएं घूमती है, देखो आप ऊपर की तरफ जाएगा तो बाएं साइड ये घूमोगे, क्या घूमोगे आप ये घूमोगे, बाएं घूमती है बाएं मुड़ती है और फिर से वो बाएं मुड़ती है, दोबारा आप इधर जाओगे तो बाएं कौन सा आएगा आपके नीचे की तरफ, फिर से वो बाएं मुड़ती है, अंत में वह दाईं ओर मुड़ती है, कहाँ उड़ती है आप नीचे की तरफ आओगे दाईं तरफ मुड़ोगे तो आप इधर जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो इधर जा रहे हो, अंत में 2 बार बाएं मुड़ गई
और अंत में दाएं मुड़ गई। तो बताओ वो किस दिशा में चल रही। आपने यहाँ से यात्रा स्टार्ट की तो यहाँ से ये आ गई पश्चिम दिशा। क्या आ गई? पश्चिम दिशा। तो आप पश्चिम दिशा की ओर तरफ जा रही है, लास्ट में कहाँ जा रही हो? पश्चिम दिशा। तो लाड़ दो, पेपर नंबर 9 आपका कंप्लीट हुआ है। ऐसे ही आपके 50 पेपर सेट आएंगे। कितने आएंगे? 50, जो कि आपको आने वाले, जो कि आपका आर्मी का एग्जाम है अप्रैल में, 20 अप्रैल के बाद है, 22-23 अप्रैल के समथिंग, बहुत ही आपको उसमें लाभ मिलेगा। 50% में से 45+ की हम आपको गारंटी देते हैं। हमेशा ऐसे ही होता है, हमारे पेपर सेट में से 45+ आराम से आते हैं। जय हिंद, जय भारत।